चलो गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, अभी तो आफ्टरनून हुआ नहीं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. एंड ऑलरेडी क्वाइट अ फ्यू मैसेजेस. खुशी, आर्या, जय, शिवम, कार्तिक, विरल, ध्रुव. ध्रुव हैज मेड a very pointed observation and that is जब भी सीपीटी होता है तो फिजिक्स क्लास मिस हो जाता है. हाँ, ये वैसे मैंने भी अब ट्रेंड, ये तुमने ध्यान जब से दिलाया ना तब से मैंने भी ये ऑब्जर्व किया. एक्चुअली इनको ना कई सालों, हाँ मॉर्निंग, इनको ना कई सालों का एक्सपीरियंस है कि जो है कौन से उसमें जो है सिलेबस का खत्म हो जाता है. एक्चुअली 12th में फिजिक्स में एक तो सिलेबस काफी कम कर दिया गया और थोड़ा सा है भी कम इन द सेंस कि 11th में जो है क्योंकि ज्यादा थोड़ा टफर है तो ज्यादा टाइम लगता है. तो 12th का देखा होगा फिजिक्स की उतना टफ नहीं. आई एम श्योर अगर 11th को 100 मानोगे तो शायद तुम लोग खुद मानोगे. आई मीन आई डोंट हैव टू फोर्स इट ऑन यू. probably you will say कि हाँ this will be around maybe you know 75-80 kind of. तो मेरा ओपिनियन है, बाकी हो सकता है तुम्हारा अलग भी होगा एंड ओपिनियन शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड. तो इस वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा उनको पता है कि ये सिलेबस खत्म हो जाता है जल्दी, इन द सेंस कि टाइम पे हो जाता है. एंड कई बार केमिस्ट्री में डिले हो जाता है बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज टू बी कवर्ड. तो शायद इस वजह से होगा. दैट इज माय गेस. ठीक है ना, बाकी आई डोंट नो. अक्षित से इसकी पेपर इस बार आपने लेंथी बनाया था. मैंने अभी आंसर चॉइस जस्ट भेजा है तो आई डोंट नो वेदर दे विल पुट इनटू द ग्रुप और मुझे भेजना है. तो मैं एक बार आंसर चॉइस आज भेज दूंगा, तो एक बार दोबारा ट्राई करो. सर अभी अभी आया ग्रुप पे. हाँ सर अभी अभी ग्रुप पे आ गया आंसर की. ग्रुप पे आ गया. चलो अभी, चलो आ गया होगा. तो लाइक एक बार आंसर्स तो मिल ही गया, तो एक बार दोबारा देख लो कैसे कैसे रहा है. थोड़ा सा लेंथी बता रहे थे, क्वाइट पॉसिबल. बट देन देखो, लेंथी और शॉर्ट ये तो रिलेटिव चीज है ना. कोई भी एग्जाम में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोंट बॉदर सो मच कि तुम्हारे मार्क्स कितना है. व्हाट यू बॉदर इज कि तुम्हारे रैंक क्या है. आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मार्क्स. ठीक है ना. सो डोंट वरी, मार्क्स को इतना मत देखो, रैंक को देखो. ठीक है. चलो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नेटिज्म. तो हमने मैग्नेटिज्म के जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म कर दिया. अब मैग्नेटिज्म का जो सेकेंड पार्ट है वो है मैग्नेटिज्म अदर देन करंट. ठीक है ना. मैग्नेटिज्म अदर देन करंट. तो अदर देन करंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट, है ना. एक और मैग्नेटिज्म भी होता है एंड दैट इज जियोमैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ, है या नहीं. तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू अ बार मैग्नेट. लेकिन वो हम लोग खत्म कर देंगे करीब करीब 10-15 मिनट. क्यों? क्योंकि उसका पूरा फिजिक्स सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. थोड़े थोड़े अंतर है बट दैट इज ओनली 5% अंतर. वो भी ज्यादा कुछ नहीं. 5% अंतर से तो अंतर नहीं हो जाता है ना. तो मैं बता दूं क्या होगा. नंबर 1, सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल which had a minus q and a plus q. था ना. तो वही चीज इसमें भी है. तो अगर मान लो ये होता है एक्सिस ऑफ अ डाइपोल यानी मैग्नेट. तो ये हो गया एक्सिस ऑफ द मैग्नेट और ये हो गया इक्वेटर. यानी देख रहा हूं ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर इस तरीके से हो गया कि देखो जो डाइपोल होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था, उसमें भी ये होता था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के तरफ डाइपोल मोमेंट हुआ करता था. इसमें भी सिमिलर है. सिमिलर क्या है कि इसमें भी जो है ना डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता है, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट को जनरली एम बोला जाता है, एम वेक्टर. तो एम वेक्टर का या डाइपोल मोमेंट वेक्टर का वैल्यू क्या था? चार्ज इनटू सेपरेशन. इसमें भी यही है. इसमें होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. एम इज कॉल्ड एज, जैसे उसमें चार्ज हुआ करता था तो ये हो गया मैग्नेटिक चार्ज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट. ये हो गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये एम इनटू सेपरेशन. सेपरेशन को बाय कन्वेंशन जो है 2L लिया जाता है.
ये तो हम लोग इलेक्ट्रिकल डाइपोल में भी लेते थे, है नहीं? तो m into 2l, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू m कैप। अब m कैप का डायरेक्शन क्या होगा? इज लिखा है मैंने, लिखा ना, तो यानी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है ना? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इज द डायरेक्शन, फाइन, देख लो। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल विल बी द डायरेक्शन, तो एम कैप का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये कन्वेंशन, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में कन्वेंशन किया था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो सेम है। इसके बाद सब सेम है, बस थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा इज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एक ही लेंथ इन्वॉल्व है जिसको हम 2l कहते थे, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव चार्ज q दैट इज माइनस q एंड द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस q, तो उनके सेपरेशन। यहाँ पे एक और लेंथ भी इन्वॉल्व है, वो क्या है? वो है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जनरली ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गया 2l। Now what do you mean by geometrical length? Geometrical length means the actual length of the magnet when you hold it and when you put it on some table or whatever and then you draw the boundary. लेकिन हम लोग का जो पोल होता है, जो मैग्नेट का पोल होता है, वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा अंदर होता है। Now you might see इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक एक्चुअली पता है क्या है कि अगर तुम एक बार मैग्नेट लेते हो ना, तो इन दैट केस देखना जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो ऐसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे होता है। मतलब तो हम पता है क्या इसको विजुअलाइज इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं, तो समझ लो कि एक पॉइंट से एक वो आ रहा है, समझ लो किस तरीके से, ये उसका विजुअलाइजेशन, और कोई बात। ये चीज ठीक है ना? तो ये हो गया उसका। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से निकलता है वो तो नॉर्थ पोल, तो यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो ये हो गया साउथ, ठीक है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना यहीं से एंट्री कर रहा है। ये देखो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो ये नॉर्थ और साउथ। यानी क्या हो रहा है देखो कि जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ है और जो साउथ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 2l, और जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ है दैट इज 2l। तो 2l इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ and 2 small l is called as the magnetic length. Approximately देखा गया है, ये exactly तो काम नहीं करता खैर, but then approximately देखा गया है that L is approximately 85% of capital L. ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। बस हो गया ना इतना, अब और कुछ नया बताना नहीं, अब सब कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। तो मैंने इसलिए बोला था कि ये टॉपिक देखना अराउंड 15-20 मिनट लगेंगे, वो भी 10-12 मिनट तो इसी इंट्रोडक्शन में लग गया कि लेंथ थोड़ा अलग है और ऐसे ऐसे क्यों किया गया। तो हम इसको बैकवर्ड बैकवर्ड वो कर रहे हैं और इनको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेट कर रहे हैं, है ना? तो देयरफॉर ये जो नॉर्थ और साउथ हो गए, ये सम काइंड ऑफ इफेक्टिव पॉइंट है जहां से ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। अगर चार्ज होता तो ऐसे ही होता, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलता है या नहीं? तो समझ लो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी एक सिमिलर टू पॉइंट मैग्नेट, point magnet, fine. So therefore we have defined magnet, pole and so on like this. अब क्या है कि देखो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ना, अब याद करके देखो यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सपोज एट ए डिस्टेंस ऑफ r या x, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें टोटल फील्ड निकालना पड़ता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल एज वेल एज द साउथ पोल। बस फर्क क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज के वजह से जो फील्ड होता है दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होता था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हो जाता है मैग्नेटिज्म में हो जाता है
म्यू नॉट बाई 4 पाई m by r square, where m is the magnetic pole strength. बस इतना ही फर्क है। यानी फर्क क्या होगा, q के जगह m, r तो एज इट इज r है, 4 पाई एज इट इज है। बस ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पे नीचे एप्सिलॉन नॉट है, वो मैग्नेटिज्म में ऊपर म्यू नॉट हो गया, और कोई फर्क नहीं, या कह सकते हो ऑलमोस्ट और कोई फर्क नहीं। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। अब बताओ, ये तो सिमिलर ही हो गया है ना, तो इसलिए एक का मैं सिर्फ इनिशिएशन बताता हूँ, उसके बाद सीधे फॉर्मूला बताऊंगा। एंड दैट इज, यहाँ पे जो पोल्स, यहाँ पे जो फील्ड होगा वो होगा नॉर्थ पोल के वैसे ऐसे, और साउथ के वैसे ऐसे, क्योंकि साउथ थोड़ा दूर है इसलिए इसका कम है, नॉर्थ थोड़ा करीब है इसलिए ज्यादा है। और क्या होगा, वही सेम कैलकुलेशंस, इसके वजह से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r प्लस l होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट कितना आ जाएगा, नेट वो सब सॉल्व करके जो b आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, 2 इंटू 2 m l बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, ध्रुव हैज आस्क्ड कि ये जो आपने बताया ये तो चलो ठीक है, लेकिन हमने तो इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा लिया था। नहीं, ऐसे हमने नहीं लिया था, हमने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को बड़ा ही लिया, फिर हमने बताया था छोटा। तो वो जो छोटा वाला जो चीज है वो देखना इवन मैग्नेट में भी हो, ठीक है ना, डोंट वरी, वी विल कम टू दैट आल्सो। तो ये तो इन जनरल हो गया। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, 2m बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और अगर शॉर्ट मैग्नेट हुआ, शॉर्ट वाले केस में, शॉर्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा, एंड दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r। और भी है, ठीक है, एक r भी आएगा, राइट। तो 2mr बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, और बाद में देखना आ जाएगा कि 2m बाई r। यानी कहने का मतलब क्या है कि वही तो फॉर्मूला है। अब ये तो हो गया शॉर्ट डाइपोल के केस में एक्सियल पे। इक्वेटोरियल पे क्या होगा फिर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना, तो यानी लिखूंगा बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद करके देखो, माइनस m बाई r। और अगर जनरल लिखना चाहते हो तो इन दैट केस डिनोमिनेटर में आता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2। दोस आर थिंग्स दैट यू कैन मैनेज योरसेल्फ। अब ये हो गया। अब सुनो, दूसरा टॉपिक भी सेम है, अलग कुछ नहीं है। कैसे, सपोज ये जो बार मैग्नेट है, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया जो है तुम्हारा m वेक्टर। इन दैट केस टॉर्क वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, p क्रॉस e। अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, खुद ही गेस कर चुके होंगे, m क्रॉस p। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में या इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पोटेंशियल जो निकाला था माइनस p डॉट e, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, u इज इक्वल टू माइनस m डॉट p। सब सेम है। Rohan has also asked a question, या सत्यम भी लिखा है, that is कि ये एक्सट्रापोलेशन कहाँ पे करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, वही फिजिकल एंड पे करते हैं, मतलब जहां से लाइंस निकल रहे हैं, है ना, वहीं पे हमें दिखेगा पहली बार मैग्नेटिक लाइन, ऑफ कोर्स अंदर क्या है तो दिखता नहीं है। तो वहां पे जो है डायरेक्शन देख के हम लोग क्या करेंगे ना, उसको एक्सट्रापोलेट कर देंगे, इंटरपोलेट कर देंगे, जैसे भी जरूरत है, और देखेंगे कि वो जो पोल बनता है मैग्नेटिक पोल, अगर मैं इसको पॉइंट मानूं, देखो पॉइंट मैग्नेट तो कुछ होता नहीं है, बट अगर मैं इफेक्टिवली पॉइंट मानूं तो इन दैट केस थोड़ा सा अंदर होगा, एज आई सेड, आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स। एक और क्वेश्चन आया, दैट इज जैसे इलेक्ट्रिसिटी में टेस्ट चार्ज हुआ करता था पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैग्नेट मतलब होता है नॉर्थ
यानी नेगेटिव चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग साउथ पोल है मैग्नेट में, पॉजिटिव चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया गया। जैसे मैग्नेटिक पोल्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। कौन सा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया था, फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, बाय डेफिनेशन हमने पॉजिटिव रखा था, वो अलग बात है, नेगेटिव रखो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रखोगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स होगा अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव रखोगे तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स होगा अपॉन नेगेटिव। तो बात तो बराबर ही है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बट बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो लिखा जाता है व्हेन वी प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। लास्ट में तो ये लिखता है ना, बाकी तो वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक दिस थिंग इज सो एंड सो, ओके। लास्ट में क्या बोलता है, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट। तो देखो चीजें सब बराबर है, टॉर्क का इक्वेशन बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बराबर है, यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो भी बराबर है। ये आएगा टॉर्क का और ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी चीजें वही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 पे होगा। ये तो 360 है, ये तो बैक टू 0 होता है, तो ये 0 और 180। इसमें से स्टेबल कौन सा है, 0 डिग्री, इसमें अनस्टेबल कौन सा है, 180 डिग्री। वो सब भी इस केस पे particularly same. Therefore, in brief, what I'm trying to say is that the first topic, that is of magnet, is same as that of electric dipole. अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसके ये एनालॉगस जरूर याद कर लेना, and that is जो है कैपिटल M। यानी कैपिटल M क्या होगा, इक्वल टू M into 2L into M cap। M cap मतलब होता है यूनिट वेक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बस दैट्स इट। तो ये बस उतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ फॉर्मूले वाइज सिमिलर। चाहे शॉर्ट डाइपोल ले लो, शॉर्ट मैग्नेट ले लो, चाहे लार्ज डाइपोल ले लो, लार्ज मैग्नेट, डजंट मैटर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देखो, सब फॉर्मूले सिमिलर है। सो दैट वाज द अबाउट मैग्नेटिज्म एंड दैट इज इट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। अभी बस थोड़ा सा एक दो चीजें मैं बता देता हूं, दैट इज कटिंग ऑफ मैग्नेट। कटिंग ऑफ मैग्नेट, जैसे सपोज मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, उसको मैंने m टुकड़े में कट किया, तो ऐसे m पीसेस से कट किया। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने फिर से कट किया, कैसे, ऐसे n पीसेस, यानी मैग्नेट को रखा, फिर ऐसे ऐसे कट किया, फिर ऐसे ऐसे भी कट किया, तो दोनों तरीके से कट किया, और इन सारे टुकड़ों को लिटस से मैंने ऐसे रख दिया, बड़े बड़े एक साथ रख टुगेदर। इन दैट केस इसका m डैश m के टर्म्स में क्या होगा, ठीक है, m डैश m के टर्म्स में क्या होगा। अभी और क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज अक्षित का भी आया, दैट इज वी आर ट्राइंग इन बाय डिफॉल्ट दैट मैग्नेट में सारे चार्जेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस पूरी तरह वन साइड सेटल्ड है। वेल आई एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन, एक्चुअली क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फैक्टर्स एक तरफ सेटल्ड है। कौन सा फैक्टर है, आई एम नॉट गेटिंग, थोड़ा सा दोबारा बताओ प्लीज, दोबारा बताओ। व्हाट डू मीन बाय दैट मैग्नेटिक फैक्टर्स, जो क्या कि मैग्नेटिक फैक्टर्स एक तरफ है, तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू वांटिंग टू आस्क, दोबारा बताओ। यानी देखो इस टॉपिक को आपको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कल को अगर कोई काटापीटी करता है तो उससे क्या है, ठीक है ना। गो अहेड सर। हाँ, तो जैसे जब मैग्नेट बनाते हैं हम, तो फिर मतलब ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड जाता है, तो हम ये लेके चलते हैं ना कि मतलब पूरी तरह मतलब वो बन चुका है, मतलब आइडियल मान के चलते हैं इसको। आइडियल नहीं, आइडियल में भी जो है अंदर ही होगा, ठीक है ना, आइडियल में भी अंदर ही होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ना, वो लास्ट में ऐसे होके निकलता है। तो एक्चुअली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे कंटिन्यूअस लाइंस है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से तो ओरिजिन होता नहीं है ना। इसलिए अगर तुम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह एनालॉगस करना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह एनालॉगस करना चाहते हो, तो इन दैट केस क्या होगा, जो है उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके या सामने की तरफ प्रोड्यूस करके दो पॉइंट्स मिलेंगे, उसी को हमने पोल डिफाइन किया।
बाय द वे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई मीन एक चीज मैं बता देता हूँ दैट कि देखो पोल करके कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, पोलैरिटी एग्जिस्ट करता है कि ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ये साउथ पोलैरिटी है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमने पोलैरिटी डिस्कस किया था इवन फॉर ए सोलिनॉइड, हमने सोलिनॉइड में भी एक पोलैरिटी डिस्कस किया था कि इधर नॉर्थ होगा तो साउथ होगा। हमने इनफैक्ट एक रिंग के लिए भी पोलैरिटी डिस्कस किया हुआ कि अगर ये नॉर्थ हो तो साउथ हो। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन करंट हम लोग का रिंग ऐसे है। ये मैंने डॉटेड इसलिए बनाया कि कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट ऊपर है, ये बोर्ड के पीछे है, इसलिए ऐसे। अगर ऐसे होगा तो इन दैट केस ऐसे जा रहा है, तो यानी ऐसे जा रहा है मतलब क्या होगा, जहां से जा रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो और इधर से आएगा, तो ये रिंग में भी ऐसे ही हो रहा है। तो रिंग में भी पोलैरिटी है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जिसको हम बोलेंगे देखो ये वाला रिंग के लिए नॉर्थ पोल है, ये वाला रिंग के लिए साउथ पोल है। इनफैक्ट जो है ना, पोल करके कोई कंसेप्ट है नहीं मैग्नेटिज्म, पोलैरिटी कंसेप्ट, उसी को शॉर्ट में हम पोल करके चला देते हैं, वो अलग बात। मैग्नेट में ही पोल का शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि पहले जब मैग्नेट को स्टडी किया गया था तो उस समय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का इतना डिटेल्ड सारी चीजें नहीं पता था, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि मैग्नेट को का जो पोल का कंसेप्ट है ये आज का नहीं है, ये कई सेंचुरीज पुराना है। तो समहाउ उस कंसेप्ट को समझ लो कि जिंदा रखना कह लो या कंटिन्यू करना कह लो, है ना, इस तरीके से कुछ वर्ड यूज कर लो हमें। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने पोल शब्द का इस्तेमाल करके एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश किया है। अदरवाइज वो कोई पॉइंट थोड़ी है, वो एग्जिस्ट थोड़ी करता है। क्योंकि हमने पोल को कंसेप्ट क्या माना है, हमने पोल का कंसेप्ट ये माना है कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रखता हूं तो वहीं से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल के व्हाटएवर। ऐसे मैग्नेट में भी क्या इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन वर्ड यूज करना, ध्यान रखना, क्या मैग्नेट में भी ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि समझ लो कि यहीं से नॉर्थ पोल से सारे लाइंस निकला हुआ है। तो ऐसे तो होता ही नहीं मैग्नेट में। मैग्नेट में तो सारे लाइंस कंटिन्यूअस होता है ना, मैग्नेटिज्म में मतलब। तो देखो पोल करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोगों का इमेजिनेशन, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। ओके, धैर्य हैज गिवन द आंसर एज कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर दिस। बिफोर आई आंसर दिस, लेट मी आल्सो ऐड वन मोर थिंग, दैट इज अगर मान लो एक मैग्नेट को ऐसे कट कर देते हो इनटू लेट्स से m पीसेस, तो इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि इसका जो नॉर्थ और साउथ होता है वो उतना ही स्ट्रांग रहता है। ईच पीस हैज द सेम नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेंथ, लेकिन क्योंकि लेंथ l बाय n टाइम्स हो गया, सॉरी m टाइम्स m, तो l बाय m टाइम्स हो गया, इसलिए इसका जो m डैश होगा, वो होगा m बाय n फॉर ईच, ध्यान रखना, फॉर ईच, ठीक है ना। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उतना ही रह गया। अच्छा, m ना थोड़ा क्लैश कर रहा, तो अच्छा x और y कर देता, ठीक है। एक्चुअली पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल m और वो मल्टीपल भी स्मॉल m, तो कहीं कंफ्यूजन होगा, इसलिए यानी पोल स्ट्रेंथ तो वही हो गया, है ना। बस ये की लेंथ हो जाएगा l बाय x, तो m डैश हो गया m बाय x फॉर ईच। क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो वही है लेकिन लेंथ घट गया, दैट्स द पॉइंट। चलो ठीक, ये तो हो गया एक। दूसरा, अगर मैं एक मैग्नेट को ऐसे कट करूंगा, है ना, y पीसेस मान लो, इन दैट केस अगर उनमें से एक पीस लेते हो, इन दैट केस जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो जो m डैश बनेगा वो हो गया m बाय y, m अपॉन y, ठीक है। और जो है लेंथ उतना ही रहता है, तो लेंथ जो है उतना ही रहेगा, काम करो इसको 12 बाय x, ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो m डैश बनेगा इज इक्वल टू m बाय y फॉर ईच। अब अगर दोनों करोगे, यानी ऐसे भी कट करोगे ऐसे भी कट करोगे, तो दैट केस क्या होगा, इसका जो ईच का होगा वो होगा m अपॉन एक्स वाई। लेकिन सारे टुकड़ों को ऐड भी तो किया,
तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? सारे एक गुच्छा लगा के बांध दिया, मान लो एक सिंगल छोटा सा मैग्नेट बन सारे पैक कर सील पैक टाइप का मतलब बांध दिए, विद दैट केस क्या होगा? टोटल क्या होगा? टोटल के लिए इंटू एक्स वाई भी तो करो, है ना? तो यानी इस पर्टिकुलर केस में तो भैया, यानी अगर मान लो तुम ऐसे टुकड़े करते हो वाई पीसेस, ऐसे टुकड़े करते हो एक्स पीसेस, और सारे टुकड़ों को इकट्ठे करोगे, तो इन दैट केस जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कोई अंतर इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं है। हाँ, अगर तुम इनमें से कलेक्ट करोगे, जैसे 2-4 कलेक्ट कर लिए हर एक में से और सब में से नहीं किया, एंड ऑल्सो लाइक देयर कैन बी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज बाय चांस रिमेन द सेम। क्यों? कि एक्स वाई टुकड़े ये तो होगा, ईच हो गया m by xy, एंड नंबर ऑफ पीसेस इज व्हाट? आल्सो xy, है ना? तो नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू xy, इसके मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ठीक है? बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। कई बार और भी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज एक फ्लेक्सिबल मैग्नेट है, फ्लेक्सिबल मैग्नेट ऐसे कर, है ना? इसका एम है, अब इसको ना हॉर्सशू मैग्नेट बना दो, हॉर्सशू मैग्नेट, सपोज इसका लेंथ एल है, 2l, अराउंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तो इन दैट केस क्या होगा? ये लेंथ लिया जाएगा, ये एल डैश हो जाएगा, ये 2l डैश, तो m डैश हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l डैश, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l। ये हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का होगा। Well, now there are more questions coming up, and that is सत्यम ने पूछा कि परमानेंट मैग्नेट में हमेशा चार्ज फ्लो की ऐसे ओरिएंटेशन मेंटेन क्यों रहते हैं? इफेक्ट isn't it affected by on holding it? Well, again ना ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये चार्ज फ्लो की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो मैग्नेट है, चार्ज फ्लो मींस यू आर गोइंग टू द सब एटॉमिक लेवल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिज्म, इज इट व्हाट यू आर डूइंग? ऐसे अगर कर रहे हो तो इन दैट केस थोड़ा सा इसका आंसर मिलने में थोड़ा इंतजार करना। क्यों? इसके आंसर के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के डेप्थ में जाना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म होता ही क्यों, है ना? एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म ही क्यों होता है। नाउ इफ यू वांट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तब हम लोग ये जो चीजें बता रहे हो ना, चार्ज फ्लो वगैरह, तब वो पिक्चर में आता है। अदरवाइज मैग्नेट तो एग्जिस्ट एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है बस, और कुछ नहीं, है ना? कि मैग्नेट, एक और क्वेश्चन है ध्रुव से, दैट इज ये बता दो कि m चेंज कब नहीं होता? नहीं, चेंज तो हो ही रहा था, जैसे चेंज तो हुआ ना, ये देखो m by y हुआ, ये m by x हुआ, चेंज तो होगा। इट इज जस्ट दैट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कट तो किया, तो कट करने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घटा, फिर ऐसे भी कट किया और घट गया, एक एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट और घट गया, लेकिन उन सारे टुकड़ों को जोड़ दिए, अगर उनके आधे निकाल दिए होते या कुछ ऐसे करते तो मैग्नेटिक चेंज होता है या नहीं? तो ये तो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में कुछ भी कहा जा सकता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे काटने से क्या चेंज आ रहा है और ऐसे काटने से क्या चेंज आ रहा है। एक में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी, एक में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है, लेंथ बदलता है, और एक में लेंथ सेम रह रहा है और पोल स्ट्रेंथ बदलता है। ये तुमको जो असली चीज समझना है वो ये है, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही उसका यूटिलिटी है। असली चीज ये है, ये वाला और ये वाला, कि अगर तुम अलोंग द लेंथ कट करोगे तो किस चीज का इफेक्ट हो रहा है, और अगर परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करोगे तो इन दैट केस किस चीज पे असर हो रहा है वो ऑब्जर्व करो। बाकी ये सब तो होते जाएंगे, ये तो कुछ नहीं, दीज आर ऑल सिंपल स्टफ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस कई बार फ्लेक्सिबल मैग्नेट होता है, तो अगर वो बेंड वुंड कर दोगे ना, तो इन दैट केस उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बदल जाए, ठीक है ना? जैसे ये हो गया, और अब अगर बेंड कर दो तो फिर तो इन दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, अब तो पूरा लेंथ नहीं लेंगे, तो कैसे बेंड किया है, आर्क में बेंड किया है, सेमी सर्कल में बेंड किया है, या उससे भी ज्यादा में बेंड किया है, अब तो वो उस चीज पे जो है डिपेंड है ना? तो दैट यू कैन फाइंड आउट। तो अगर तुम एक्स और वाई टुकड़े कट करके दोबारा जोड़ते हो तो बाई चांस सेम रहता है,
दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि असली जो चीज है वो ये और ये है, इस पे ध्यान। बाकी ये सब तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे। आर्क दे दिया तो आर्क के लेंथ वगैरह ये सब है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह, तो दोस्त थिंग्स यू कैन फाइंड आउट। अभी इसके बाद जो बचता है वो है दो टॉपिक, एक है अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, जो कि अभी हम लोग करेंगे, और दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टी में अंतर। जैसे सत्यम ने जो क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर वांटिंग टू आस्क, लेकिन तुमने जो चार्ज फ्लो वर्ड यूज किया है, सी द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर आस्किंग एक्चुअली, बट उसमें जो चार्ज फ्लो शब्द इस्तेमाल किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूंगा ये मैग्नेटिज्म दिखा ही क्यों रहा है, मैं अगर यहाँ पे मार्कर रखता हूँ वो तो मैग्नेटिज्म नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है तो ये मैग्नेटिज्म कैसे दिखा रहा है? वो चार्ज फ्लो से ही एक्सप्लेन, चार्ज का कौन सा फ्लो क्या है एंड ऑल, दोस वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर सर। अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। आई डोंट नो हाउ मच यू रियली फॉलो साइंस न्यूज एंड ऑल, तो देखना अभी कुछ ही दिन पहले साइंस न्यूज में आया था कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, सॉरी अर्थ का, वो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तो I don't know how many followed it. I mean, I think Khushi had sent a message to me, I think a week or so back, कि सर ये क्या चक्कर है, मतलब ये क्या न्यूज में आया है ना। तो ये न्यूज में आज नहीं है, ये हर 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद ना आता रहता है कि अभी मैग्नेट का, सॉरी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो आज यहाँ पे है। देखना 5-6 साल बाद वो बोलेंगे कि 1 किलोमीटर शिफ्ट हो गया है या 3 किलोमीटर शिफ्ट हो गया, ये बताते रहते हैं। वो तो न्यूज वालों को देना होता है, कभी कभी दे देते हैं। अदरवाइज actually the polarity of the earth is continuously changing. Now there is a reason is that आज भी अगर मैं ये पूछूंगा ना कि अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों है, तो इसका बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए, ठीक है। But yes, to some extent they are more or less reasonably sure about certain theories. Number one is circulation of core magma inside earth. कहा यह जाता है कि जो अर्थ के कोर है और जो उसके अराउंड जो है क्या क्या मेंटल कुछ है ना, उसमें जो मोल्टेन मटेरियल है वो इतना हाई टेम्परेचर में है कि उसके जो एटम्स है, जो भी एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, आयरन है बहुत ज्यादा है, ऑल द अदर एटम्स, वो मोस्टली आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। और अगर आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है तो दैट केस क्या होता है, वो ना सर्कुलेट भी करता है, क्योंकि कोर या जो मेंटल है या जो भी है मोल्टेन मटेरियल है वो ना फिक्स नहीं होता, वो सर्कुलेट करता रहता है। तो अगर वो सर्कुलेट करता है तो यानी चार्ज सर्कुलेट कर, ठीक है, नंबर 1। बट यू माइट देन से काउंटर पॉइंट ऑल्सो कि ठीक है सर्कुलेट करने दो, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे सर्कुलेट कर रहा है तो पॉजिटिव की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अंतर है, पता है क्यों अंतर है? कि जैसे मान लो सपोज आयरन एटम ही ले लो, सपोज आयरन एटम मोल्टेन फॉर्म में है, जबरदस्त टेम्परेचर है, हजारों डिग्री टेम्परेचर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पता चला, हाँ, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पता चला एटम से बाहर निकल गए। अब ध्यान से सुनना, क्या रह गया? आयरन का एक पॉजिटिव एटम रह गया, सॉरी पॉजिटिव आयन रह गया और एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अलग हो गए, हाई टेम्परेचर एजिटेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉन छिड़क कर निकल गए। लेकिन अब बताओ जब ये मूवमेंट करेंगे एक ही स्पीड से तो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि आयरन एटम का जो प्लस वाला पार्ट रह गया पॉजिटिव आयन, वो तो बहुत हेवी है या नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत लाइट है। तो देयरफॉर अगर मान लो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अगर इकट्ठे मूव करता तब तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता, क्यों? कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट करंट हो जाता। पर यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज का स्पीड और इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग होगा, यानी इन दोनों के वजह से जो करंट का कैलकुलेशन होगा वो अलग अलग होगा। और भले ही सर्कुलेशन करंट्स हो लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड्स अलग। तो देयरफॉर एक के वजह से पता चला ज्यादा इस तरीके से पोलैरिटी बन रहा है, और जो दूसरा करंट है वो वैल्यू कम है तो पता चला कम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज इन अ सर्टेन डायरेक्शन। So that is what creates the magnetic polarity.
हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अर्थ के अंदर के जो मैग्मा का या मोल्टेन मटेरियल का मूवमेंट है, वो ऐसे नहीं कि जिंदगी भर ऐसे चलता जा रहा है, नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन इनसाइड, एंड देयरफॉर जो नेट मूवमेंट्स हो रहा है, दे आर एक्चुअली ह्यूज समेशन ऑफ वेरी माइक्रो मूवमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो मूवमेंट्स इन वेरियस डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शंस ऐसे नहीं कि कोई कंट्रोल्ड तरीके से या कोई रूल बाउंड है, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा रैंडम भी है। समथिंग लाइक जैसे तूफानी हवा में कोई रूल थोड़ी होता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, देखना पेड़ कभी इधर झुक जाता है कभी उधर झुक जाता है। दैट इज व्हाट सर्कुलेशन मींस हैपन, दे आर स्लाइटली रैंडमिश काइंड ऑफ। तो देयरफॉर उसके वजह से जो नेट करंट और उसके वजह से फर्दर जो नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी धीरे धीरे बदलता है। लेकिन ये कि अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हजारों किलोमीटर का तो डायमीटर ही है, एंड देयरफॉर एकदम रातों रात नहीं बदलता है, लेकिन हर सेंचुरी में अगर कैलकुलेट किया जाए तो मैग्नेटिक पोलैरिटी अच्छा खासा बदलता है, कई सौ किलोमीटर तक बदल जाता है इन एवरी सेंचुरी। नाउ यू माइट से कि 500 साल पहले, 5 लाख साल पहले, 5 करोड़ साल पहले मैग्नेटिज्म अर्थ का क्या था और वो बदलता जा रहा है, ये कैसे पता चल है ना? उसके पीछे देखो। अच्छा हाँ, भाई मैं एक चीज और बता देता हूँ। थर्ड चीज जो था इज दैट साइंटिस्टों को एक और चीज भी मानना है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड का एक और कारण भी है। क्या ना, अर्थ का जो, इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, खास करके ये जो लेयर है ना, ये सारे चार्जेस है, ये एटमॉस्फेयर का लेयर, इसमें चार्जेस है, और वो चार्जेस स्टैटिक नहीं है, वो चार्जेस भी सर्कुलेशन कर रहा है। जहां पे चार्जेस मूवमेंट करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए दो मेन कॉजेस फॉरवर्ड किया गया। एक है ड्यू टू द कोर एंड मैग्मा व्हिच इज सर्कुलेटिंग एंड देयरफॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है जो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है, जहां पे आयनोस्फीयर वगैरह लेयर्स है, उसमें भी चार्ज के सर्कुलेशन हो रहा है। दैट इज आल्सो सम काइंड ऑफ अ करंट, एंड दैट इज आल्सो समथिंग दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ये मोटा मोटा मेन दो कॉजेस, ठीक है ना? लेकिन एक तीसरा चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एंड दैट इज इसके ऊपर जो है ना, तुम लोग नेट पे सर्च कर सकते, इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग, एंड दैट इज, मुझे स्पेलिंग तो शायद एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता है, आई होप माय स्पेलिंग इज करेक्ट। हो सकता है कि थोड़ा सा एक आध इसमें अल्फाबेट्स की स्पेलिंग गलत हो, तो एक बार जस्ट प्लीज चेक कर लेना। ये क्या है ना, देखो ये क्या है, इसके बारे में ना ब्लॉग्स पढ़ना तब पता चलेगा। मतलब इस चीज को देख के लोग ऐसे ऐसे इमोशनल होके ब्लॉग्स लिखते हैं कि पूछो। मतलब कुछ लोगों का देखना ब्लॉग्स ऐसे रहेगा कि मतलब मैंने धरती के ऊपर जन्नत देख लिया, अब अगर खुदा मुझे अगर ऊपर भी ले जाए अपने पास तो भी मुझे कोई दुख नहीं रह जाएगा। मतलब दिस काइंड ऑफ, यू माइट सी क्या चीज है ना, इंग्लिश में भी मिलता है दैट this is the most fabulous thing that I could have ever seen in my lifetime. Now even if I die, I will die a very satisfied man that at least I have seen this. ये क्या है ना, ये ना कुछ जगह पे दिखता है। ये जो पोल्स होता है, नॉर्वे टाइप के कंट्रीज नहीं है, नॉर्वे प्लस कनाडा का एकदम ऊपर वाला पार्ट, अलास्का से भी शायद दिखता है, शायद, ठीक है ना, अलास्का के एकदम ऊपर, फिर एकदम पोलर वाले पार्ट पे होता है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग स्काई देखते हैं, कई बार देखना स्काई बड़े इंप्रेसिव होता है ना, ऑरेंज ब्लू एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना पोल्स होता है, तो यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल टाइप का होता है, तो इसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे जो आयनोस्फीयर है, उसके जो चार्जेस है, वो बहुत रैपिड मूवमेंट करता है, और इसी वजह से यहाँ पे फिनोमेना दिखता है। यहाँ पे देखना वो सब चीजें नहीं दिखता है। हमें जो स्काई दिखता है वो या तो ब्लू दिखता है या ऑरेंजिश, और वो सब चीजें, वो भी अट्रैक्टिव होता है, ऐसे बात नहीं, कभी कभी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इसका डिग्री ऑफ अट्रैक्टिवनेस जो हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन से, उसको अगर अट्रैक्टिवनेस के स्केल में अगर 10 मानोगे, तो शायद ये जो चीज बता रहा हूं मैं, ये शायद 100 या शायद 500 होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना इमोशनल। बट सी एग्जैक्टली बोल कह रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ना सर्कुलेशन ऑफ द चार्ज हो जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग, और ऐसे में क्या होता है, यू नो, इस पे हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कभी, एंड दैट इज, अगर चार्जेस को सडनली मूव कराओ, ठीक है ना, जैसे हमने कैपेसिटर में भी देखा था 50% लॉस एनर्जी, याद है ना, रेडिएशन, तो ऐसे इसमें भी होता है। सो इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी,
और वो रेडिएशंस कई बार विजिबल में होता है। यानी तुम अगर स्काई देख रहे हो ना, तो देखना स्काई अभी पूरा दिखेगा ग्रीन कलर, और वो भी एकदम बिल्कुल फ्लोरेसेंट ग्रीन पता चला। और देखना 5 सेकंड के अंदर पता चला ग्रीन से हो गया ऑरेंज, उसके 12 सेकंड बाद पता चला हो गया ब्लू, उसके 5 सेकंड बाद पता चला पूरा ब्राउनिश हो गया। और वो भी पूरा नहीं होता है, पता चला आधा ब्राउन है आधा रेड है। फिर 5 सेकंड बाद पता चला, चलो ठीक है 5 सेकंड तो नहीं, मे बी 20-25 सेकंड में पता चला इधर का रेड हो गया ग्रीन, और उधर व्हाइट था, सॉरी ब्लू था, वो पता चला हो गया रेड। इस तरीके से मतलब स्काई, पूरा स्काई लगता है जैसे कोई कैनवस है, और कैनवस पे बस कोई पेंट किया जा रहा है और एकदम स्प्रे करे जा रहा है पेंट, एंड इट चेंजेस इन सेकंड्स। तो चलो ना भी, मिनट्स में तो चेंज करता ही है, एवरी मिनट में देखना पूरा कलर अलग है। तो इसका देखना यूट्यूब में उन्होंने कई घंटे के वीडियो को फास्ट करके, ये सब वीडियोस मिल जाता है। तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज सर्कुलेशन, स्पेशली इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन साउथ पोल के आसपास देखो कोई कंट्रीज है नहीं, लेकिन नॉर्थ पोल के आसपास कई कंट्रीज है ना, जैसे कनाडा का अपर पार्ट, अलास्का हो गया, अलास्का भी पार्ट ऑफ यूएस है बट पहले अलग कंट्री था, तो अलास्का भी रीजन हो गया, फिर नॉर्वे हो गया, है ना, और भी 1-2 कंट्रीज है जहां से, है ना, ये ग्रीनलैंड हो गया। इन कंट्रीज में ये विजिबल है। इनफैक्ट इन कंट्रीज में पता है क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये जनरली डे और नाइट में जो ट्रांजिशन होता है ना, वहां पे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो जो ट्रांजिशन होता है उस समय बेस्ट दिखता है। तो वहां पे ऐसे कई शहर है, छोटे छोटे शहर, जहां पे पूरे साल में, और वहां पे हजारों होटल्स है, लेकिन पूरे साल में हजारों होटल्स फ्री खाली रहते हैं। सिर्फ इन्हीं दिनों में भी 15 दिन एक बार डे से नाइट, और उधर 15 दिन नाइट से डे, इस टाइम पे पूरा शहर बिल्कुल टूरिस्ट से भरा होता है। और उनका सारा कमाई बस वही दो स्ट्रेचेस में होता है, उतने में वो पूरे साल का कमाई कर लेते हैं, बिकॉज obviously it's slightly costly. I mean, to like very rich people only can go, but it is something that is seen which is very fascinating. That is also because of magnetism. But anyway, leave that aside. Let's come back to Earth's magnetism. Earth's magnetism का मोटा-मोटा ये 2 causes, ठीक है ना। अक्षित दास के आर्क का कैसे निकलेगा बेटे, आर्क का भी तो ऐसे ही निकलेगा ना, ये देखो, तो आर्क का ये वाला लेंथ निकालोगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो वो तो निकल जाएगा ना। आर अगर है तो आर्क है, तो थीटा वीटा सब दिया होगा, तो ये θ/2 होगा, तो r sin θ/2 डबल करके, है ना, 2 टाइम्स r sin θ/2 हो गया लेंथ। और जो पोलैरिटी वो तो बदलता नहीं, मैग्नेट को बेंड करने से उसका पोलैरिटी नहीं बदलता, अनलेस कि तुम कट करो, वो भी लेंथ के अलोंग कट, ठीक है ना, ये चीज। चलो एनीवे, दैट वाज अ क्वेश्चन, आई मीन दैट हैज कम, तो लाइक नाउ लेट्स कम बैक टू अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके ऊपर जिसको इंटरेस्ट है ना, वो रिसर्च करे, देखना अच्छा लगेगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस। मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी एक बार रिसर्च कर ले। अच्छा, अब आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के 10 लाख साल पहले, 20 करोड़ साल पहले कौन सा मैग्नेट का डायरेक्शन था, ये साइंटिस्ट बता सकते हैं। पता है कैसे? सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे कोई रॉक फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन, अगर मान लो सेडिमेंटरी रॉक है, तो उसमें कैसे बनता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, जो है ना, धीरे 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 जमते रॉक फॉर्म होता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। अब पता है क्या है कि मान लो ये एक लेयर ऑफ रॉक, और ये बना हुआ है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बना हुआ है, और ये एक लेयर अभी बन रहा है, आज बन रहा है, मान लो आज, मतलब दैट इज लाइक फ्यू थाउजेंड ईयर्स में बन रहा है सब, एक डेल्टा एक्स का लेयर। इस लेयर में कई सारे डिपॉजिट्स होंगे, फॉसिल भी होंगे, और मैग्नेटिक टुकड़े भी होंगे जो भी डिपॉजिट हो रहा है। अब वो जो मैग्नेटिक टुकड़े होंगे वो कैसे ओरिएंट होगा, आज का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी देखना उसी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ओरिएंट, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक, ये जो टुकड़े होंगे ना मैग्नेटिक, वो देखना ऐसे रहेगा। हो गया, ये हो गया आज के रॉक के फॉर्मेशन के लेयर में, हो गया। मान लो ऐसे करते करते एक और लेयर बन रहा है, सपोज 5 करोड़ साल बाद, 5 करोड़ साल बाद भी एक लेयर बन रहा है, मतलब 5 करोड़ में इतने में लेयर बन चुका है इतना, और अभी 5 करोड़ साल बाद ये वाला लेयर बन रहा है। उस समय पता चला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो चुका है, मैंने बोला ना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता रहता है, तो ये हो गया ऐसे। कौन सा लेयर
कितना पुराना है वो उस लेयर के फॉसिल जो जमा पड़ता है ना, ये फॉसिल्स है, उससे पता चल जाता है। इसलिए 5 करोड़ साल पहले, पहली बात तो इस फॉसिल से हम इसका लेयर का एज पता कर लेते हैं कि 5 करोड़ साल पहले या 10 करोड़ साल पहले या जो भी, और उस पत्थर के अंदर जो मैग्नेटिक टुकड़े पड़े हैं वो कौन से ओरिएंटेशन में है, उसको देख के हम उस समय के अर्थ के मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन उस जगह पे प्रेडिक्ट क्या बता सकते हैं कि उस समय क्या रहा हो। ऐसे देखना, अगर कोई भी रॉक होता है उसके अगर अलग अलग लेयर्स देखोगे तो देखना अलग अलग ओरिएंटेशन पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसको देख के मैं बता सकता हूं कि उस टाइम पे उतने साल पहले कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे। जैसे जैसे आज के दिन में, अगर मान लो आज के दिन में अगर मान लो तुम अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे ना तो देखना कुछ ऐसे मिले, ऐसे लगभग ऐसे। अब देखो ये हैंड ड्रॉन है तो ऑब्वियसली उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा, बट जो भी है मतलब समझ जाओ चीज, ऐसे कुछ बनता है। ये हो गया। ऐसे इधर भी बनेगा तो ये ऐसे बनता है। आज के दिन में अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे इधर भी बनेगा। इस चीज को साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको मैं इमेजिन करता हूं एज इफ देयर इज सम मैग्नेट इन द अर्थ व्हिच इज लाइक दिस, लेकिन ध्यान रखना ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है, ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस गलतफहमी मत रहो, इसका मतलब अगर मैं यहां से खुदाई करता हूं तो बड़ा सा मैग्नेट निकाल के लेके आ सकता हूं, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। इट्स एन इमेजिनरी मैग्नेट which can be used to some kind of understand कि हाँ अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, और इधर भी ऐसे होता है तो ऐसे करके बनता है, ठीक है ना, ऐसे करके तो लाइक है ना, बाकी समझ जाओ तो इस तरीके से कुछ बनता है, इस तरीके से ये सारे लाइंस ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, अब फिर यहाँ पे एंट्री कर, यानी इंटरेस्टिंगली अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो तो यहाँ पे है, जो ज्योग्राफिक साउथ है वो तो यहाँ पे है, लेकिन जो मैग्नेटिक साउथ है वो अलग है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ, लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ पे है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो यहाँ पे है। यानी अर्थ में जो मैग्नेट है, अगर अर्थ को मैं इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करूं, इन दैट केस उसका जो नॉर्थ और साउथ है वो उल्टा है, कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के आसपास मैग्नेटिक साउथ है और ज्योग्राफिक साउथ के आसपास मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब ये फिगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसलिए अब मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, ये तो बस ऐसे है कि ये जो बाहर का फील्ड लाइंस है ना, इनको अगर मैं इधर एक्सट्रापोलेट करता हूँ उसको उधर एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट निकलता है। ये जो मैग्नेट है इसका ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है। आज के दिन में, अब मैं एक फिगर बिठा दूं, अब तो समझ में आ गया होगा फिगर। आज के दिन में अगर देखोगे तो अर्थ के कंटेक्स्ट में मैं ये फॉलोइंग पॉइंट्स को डिफाइन कर सकता हूं। ये अर्थ हो गया, मान ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ, और ये हो गया समझ लो कि मैग्नेट, चलो जो भी होगा हैंड ड्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेट, ये एक्सिस ऑफ द अर्थ हो गया। तो इसको बोलते हैं एज ज्योग्राफिक एक्सिस, जीए, इसको बोलते हैं एज मैग्नेटिक एक्सिस, एमए। यहां पे है मैग्नेटिक साउथ और यहां पे है मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसके कारण now there are some interesting questions. फर्स्ट फ्रॉम वेदांता, दैट इज पोलैरिटी चेंज होते हैं तो ऐसा हो सकता है कभी कि इंडिया के आसपास भी हो आफ्टर मेनी सेंचुरीज, नॉट आफ्टर मेनी सेंचुरीज बट आफ्टर मेनी मिलेनिया, क्योंकि ये ना बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस, सो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और मे बी लैक्स ऑफ इयर्स, कि हो सकता है कि कभी इंडिया नॉर्थ पोल पे आ जाए या इंडिया साउथ पोल पे आ जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। नॉट सेंचुरीज बट यस मिलेनिया पे हो सकता है। देवांश दास की
Is it possible that after a number of years Earth's magnetic field will come to an end? Well, the answer to this particular question can be given, and that is ये end होना मुश्किल है, end होना मुश्किल है। और पता है end कब होगा? End होगा अरबों खरबों साल बाद। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी अर्थ का जो मोल्टेन पार्ट है वो तो धीरे धीरे ठंडा होते 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 तो पूरा फ्रीज कर जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई कर जाएगा। उस समय तो अंदर का सर्कुलेशन खत्म हो गया, तो यानी एक कॉज तो खत्म हो गया। हाँ, दूसरा कॉज रह गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर तो मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म हो, तो यानी अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म नहीं होगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो बाहर बाहर लेयर्स में जो आयोनोस्फीयर वाला लेयर है वो भी खत्म नहीं होगा। और अगर आयंस बन रहा होगा गैसेस में तो वो मूवमेंट तो करेंगे, अर्थ स्पिन कर रहा है तो उसके साथ एटमॉस्फेयर भी स्पिन कर रहा है, तो देयरफॉर उसके सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो देयरफॉर अर्थ का मैग्नेटिज्म का खात्मा यानी खत्म हो जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक कॉज खत्म हो जाएगा, बट दैट इज लाइक आफ्टर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स। आई डोंट थिंक वी शुड काउंट दैट। क्यों? कि उतने दिन में तो पता नहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन का ही क्या होगा, है या नहीं? क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स बाद एक चीज और होगा, ध्यान रखना कि सन भी ठंडा हो जाएगा, और अगर सन ठंडा हो जाए तो इन दैट केस अर्थ विल आल्सो हैविंग टेंपरेचर्स लाइक -500, गलती से बता रहा हूँ, -200, -150 ऐसे टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का। क्योंकि अर्थ में जो गर्मी है जिसको ऐसे टेम्परेचर वगैरह है, दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ सन। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स बाद तो सन का ही पता नहीं क्या होगा, है या नहीं? हाँ, अर्थ ठंडा हो जाएगा, इसलिए अंदर सर्कुलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है वो देखो अर्थ का खत्म नहीं। So therefore that would create some net magnetism। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऐसे लेके निकलेगा, फिर ऐसे लेके निकलेगा, है ना, फिर ऐसे होके भी निकलेगा, फिर ऐसे होके भी निकलेगा। तो दैट्स हाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। फिर वो एंट्री भी करेंगे ऐसे करके। एंड सो तो बाकी समझ जाओ, मेरे इतना ज्यादा क्या ड्राइंग बनाओ एक ही चीज का, है ना। तो यहाँ पे एग्जिट, एंट्री। अब देखो हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करेंगे कॉल्ड एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स, राइट। तो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल अ ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको हम लोग बोलते हैं एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ये ना अर्थ, देखो ये अर्थ है, अब अनफॉर्चुनेटली 3D है लेकिन मुझे 2D में बनाना पड़ रहा है। तो अर्थ एक्चुअली ऐसा है कि समझ लो एक हेमिस्फीयर बोर्ड के बाहर है और ऐसे आधा, मतलब एक हेमिस्फीयर जो है बोर्ड के अंदर है, ऐसे इमेजिन किया जा सकता है ना। So that this is some kind of dividing the earth sphere into two planes, sorry, two hemispheres, imagine कर सकते हैं। So the board plane is basically cutting the earth into forward hemisphere and backward hemisphere। backward hemisphere मतलब बोर्ड के पीछे, ध्यान रखना इस चीज को, ये 3D है। अब देखो मैं इस पे कहीं पे भी हो सकता हूँ, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये जो सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। सिमिलरली ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। अब पता क्या है, इसकी भी तो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के लाइन होगा। तो ये जो लाइन होगा इसको हम लोग बोलेंगे एज मैग्नेटिक इक्वेटर। इसका भी इंपॉर्टेंस है, अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूं। ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। अब क्या है ना, देखो ये 3D चीज है, क्लास के अंदर ना ये थोड़ा समझाना आसान होता है बिकॉज़ आई वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, पर चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। अब एक चीज देखो, ये हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ है, ऐसे आधा अंदर से भी आ रहा है, तो ये बाहर वाला हेमिस्फीयर। मैं एज एन इंडिविजुअल कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं अर्थ के यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी। तो वो हो गया मेरा लोकेशन, माय लोकेशन। इफ लेट्स से आई एम, ये जो हो गया, ये हो गया सपोज अर्थ का वो हेमिस्फीयर, और मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ, यहाँ पे हेमिस्फीयर और मैं यहाँ पे कहीं, तो मेरा लोकेशन ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ एक प्लेन में आएगा। तो therefore geographic meridian is the plane formed
बाय ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी ये वाला पॉइंट, ज्योग्राफिक साउथ ये, एंड वेरेवर आई एम, अगर मैं यहाँ पे हूं तो एक प्लेन ऐसे बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे हूं तो प्लेन ऐसे बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे हूं तो प्लेन ऐसे बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो अलग अलग टाइप के प्लेन बन सकता है। तो इट इज व्हाट द प्लेन फॉर्म बाय ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड एनी लोकेशन। एनी लोकेशन मतलब मैं जहां पे खड़ा हूं, हो गया। सिमिलरली हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन ये क्या है? प्लेन फॉर्म बाय मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड एनी लोकेशन। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये दो एक प्लेन नहीं भी हो सकता है, बल्कि ज्यादातर केस में एक प्लेन नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं सपोज इस सर्कल के या इस हेमिस्फीयर के ठीक बीच में हूं, तो इन दैट केस पता क्या होगा? दिस विल बिकम दी ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये प्लेन देख, ज्योग्राफिक मेरिडियन। मान लो अगर मैं यहाँ पे हूं ना, तो ये हो जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर मैं यहीं पे हूं तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये देखो, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं आपने ये प्लेन, ये देखो अच्छे से। तो यानी कहीं पे भी अगर मैं रहूंगा ना, तो अगर मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करूंगा तो एक प्लेन बनेगा, और अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करूंगा तो एक प्लेन बनता है। इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian at a point। यानी देखो समझो, अगर मान लो मैं अगर इस हेमिस्फीयर के ठीक बीच में हूं, तो ठीक बीच में मतलब सेंटर से इस तरफ ऊपर, इन दैट केस ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में करना क्या? मैं वो तो बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, एंड दैट इज जनरली हम लोग इस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को, ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है ना, इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय थीटा। इस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय थीटा। क्वेश्चन इज, कैन थीटा बी इक्वल टू 0 डिग्री? ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज दैट ये जो दोनों के बीच का एंगल है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 9 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ज्योग्राफी इक्वेटर के इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, इसका नाम देता हूं कुछ स्मॉल ए, फिर मैं यहां पे आता हूं, ये जो है ना ये एकदम बिल्कुल सेंटर से इस तरफ है, तो मान लो ये हो गया स्मॉल बी, और फिर मैं चला जाता हूं यहां पे स्मॉल सी। तो सेकेंड क्वेश्चन है as we go from A to B to C, how does theta vary? समझ में आया ना? ये इक्वेटर के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैंने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आया बी पे, और फिर मैं उधर चला गया सी पे। तो इतने देर में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वेरिएशन क्या होगा वो विजुअलाइज कर। Okay, now Shivam has asked a different question, and that is magnetic north और magnetic south तो पता कर सकते हैं, but how did we define which pole is geographic north and which is geographic south to begin with? Okay, अब सुनो, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना? एक्चुअली ये कई बार हिस्ट्री की तरफ ले जाता है ये कई बार जो हिस्ट्री की तरफ ले जाता है, इसलिए कई बार मैं ब्रेक लगा देता हूँ, और कई बार सवाल आ जाता था ब्रेक कैसे लगाओगे। अब सुनो, मैग्नेटिज्म का इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग रोल रहा, ठीक है ना? मैग्नेटिज्म का इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग रोल रहा है। कैसे बताता हूँ? मैग्नेटिज्म के बारे में समझ लो कि इंसान को
मीन्स ह्यूमन काइंड को 3000 साल हो गए पता 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 होता हो, यानी 3000 साल पहले भी मैग्नेटिज्म के बारे में पता था। ठीक है, तो मैं तीन 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 वर्ल्ड में 3 एरिया के बारे में बताना चाहूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड अमेरिकन सिविलाइजेशन हैज डोमिनेटेड। मॉडर्न को मैं मान रहा हूं लगभग 200-300 साल। 300 साल पहले से स्टार्ट हुआ था डोमिनेशन यूरोप का, उसमें पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड ये शामिल हो गया। इनके डोमिनेशन शुरुआत हुआ था करीब करीब समझ लो 400-500 भी कह सकते हो, 400 साल पहले से। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका का भी आ गया। तो यानी पिछले 400-500 साल से यूरोपियन सिविलाइजेशन और अमेरिकन यानी कंट्रीज कह लो, चलो ये लोग डोमिनेट कर। ठीक है, उसके पहले 3 मेजर एंटिटीज होते थे डोमिनेशन का, चाहे वो पॉलिटिकल डोमिनेंस कह लो, चाहे वो बिजनेस डोमिनेंस कह लो, या जो भी कह लो। एक है अरबियन एकदम एंशिएंट में चलो तो ग्रीक वगैरह, तो उसमें उसको मैं नहीं ला रहा हूं पिक्चर में। अरबियन, इंडियन, चाइनीज, ये 3 सेंटर्स थे। इसमें फ्री फंड का तो था अरबियन का, इंडियन का था मेहनत वाला, चाइनीज का था मेहनत प्लस दिमाग। ठीक है, नाउ यू माइट सी क्या कॉम्बिनेशन बता रहे हो। देखो अरेबियन कंट्रीज में या अरेबियन का पूरा रीजन में ना कभी इंटेलेक्चुअल कुछ प्रोड्यूस हुआ है और ना ही होगा और ना ही आज है। उनका आज का पैसा तो पूरा तेल का पैसा, ऑयल का पैसा है, तो चलो ठीक है। लेकिन एक जमाने में भी तो अरेबिया में पैसा था। वो कैसे था? दैट वाज बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। वो लोग क्या करते थे, सब निकलते थे अरेबियन सी होके आते थे, इसलिए अरेबियन सी नाम है क्योंकि अरब्स लोग आते थे। तो अरेबियन सी से आते थे, इंडिया आते थे और कुछ चाइना भी जाते थे और यहां से सामान खरीदते थे और फिर खरीद के इधर उधर पूरे दुनिया में जाके बेचते थे। तो दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ अरेबियन लैंड। सर वहां पे तो कुछ होता नहीं था, ना खेती का ना वैसे। इंडिया में पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था, समहाउ बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया में मेंशन्ड है कि इंडिया भी ट्रेडिंग करता था दुनिया में जाकर। और ये जितना भी अंकोर भाट और ये सब जो सुनते हैं ना हम लोग, मंदिर वगैरह जो बनाया गया था, बहुत बड़ा, वर्ल्ड के सबसे बड़ा मंदिर है ना, दैट वाज इन दैट रीजन, दैट वाज इन दैट ईरा। उसके बाद समहाउ इंडियन सिविलाइजेशन में पता नहीं क्या हो गया, समुद्र में जाना को उन्होंने पाप डिफाइन कर दिया, यानी समुद्र में मत जाना। क्यों? ये पाप होता है। मतलब अगर तुम अभी भी, ये तो मैंने खुद टेस्ट किया, एक बार खुद अपने घर में टेस्ट कर लेना, अपने नाना नानी जी को जो है ना कह के देखना जरा कि समुद्र पार जाना क्या होता है, तो उनके दिमाग में जो कंसेप्ट बैठा है पता है कि वो पाप है, वो गलत चीज है, नहीं जाना चाहिए। समाउ मुझे नहीं पता क्यों हुआ, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग रहा है एक्सेप्ट फॉर लास्ट 200-300 ईयर्स। 200-300 ईयर्स अगर छोड़ दो तो इंडिया हैज बीन द हब ऑफ वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। सब कुछ, मसाला, खाना पीने का सामान, बर्तन वर्तन से लेके हथियार, सब कुछ के लिए इंडिया वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब। और यही से लोग आके लेके जाते थे एंड ऑल दोस थिंग्स। और चाइना भी, इंडिया एंड चाइना, ये 2 रीजन। लेकिन क्योंकि इंडिया ने समुद्र में जाना छोड़ दिया, तो यानी कि अगर ट्रेड तो खत्म, यानी सिर्फ मेहनत ही करते रह गए और लोग आके 10 रुपए में सामान ले जाके 100 रुपए में बेचते थे, तो लोग अमीर हो गए, इंडिया सिर्फ मेहनत करने रहे। पर ठीक है, इंडिया वाज नॉट ए पुअर कंट्री एज सच, तो चलो इट्स ओके। चाइनीज हमेशा डोमिनेट किया ट्रेड, और इस बात पे अरेबियंस भी बहुत जेलस हुआ करते थे कि क्या चक्कर यार, हम लोग इतना नहीं कर पाते, हम लोग इतना मेहनत करते, चाइनीज डोमिनेट करते। क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। और इसमें मैग्नेटिज्म का क्या रोल है? चाइनीज में, मतलब चाइना में मैग्नेटिज्म का डिस्कवरी हुआ था अराउंड 3000 इयर्स बैक या अराउंड 2500 इयर्स बैक। लेकिन उन्होंने इस चीज को सीक्रेट रखा था, सीक्रेट, उन्होंने किसी को नहीं बताया। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि देखो एक जमाने में पता है प्रॉब्लम क्या था, देखो आज का तो जीपीएस का जमाना है, लेकिन एक जमाने में यानी इवन 300-400 इयर्स बैक या उससे पहले पूरे इतिहास में प्रॉब्लम पता क्या होता था कि सपोज मैं एक बहुत बड़ा जहाज में लोड कर लिया सामान वामान, बेचने बुचने जो भी है, और जैसे ही मैं समुद्र के अंदर चला गया 20-25 किलोमीटर, उसके बाद तो चारों तरफ पानी, अब मैं अपना डायरेक्शन कैसे डिसाइड करूं? तो लोग एक्सपीरियंस, सेलर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे चले जाते थे, और जब पहुंचते थे तो वहां पता चला 500 किलोमीटर दूर पहुंच गए, 200 किलोमीटर दूर पहुंच गए, फिर वहां पता करते थे।
कि हमें इस जगह पे जाना था, ये कौन सा जगह, तू बताते अरे बाप रे वो तो 500 किलोमीटर दूर है, जाओ, तो फिर वो समुंदर मतलब उसी तट के आसपास से होके फिर वहां जाते। ये प्रॉब्लम होता था हर एक के दुनिया में, चाइनीज को ये प्रॉब्लम नहीं आता। क्यों? बिकॉज दे यूज्ड टू ओरिएंट देमसेल्व्स वेरी एक्यूरेटली बेस्ड ऑन अ मैग्नेट। ये चीज उनको पता था, अब वो किसी को नहीं बताते थे। तो कई सेंचुरीज तक चाइनीज जहाजों में एक एक मैग्नेट हुआ करता था, ये किसी को बताते नहीं थे। क्यों? उनको पता है कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। भाई लोगों को दिक्कत क्या होता था कि उनको यहाँ जाना होता तो वो वहां पहुंच जाते थे, और फिर वहां से जाके देन उनके लिए महंगा पड़ता था। चाइनीज का क्या था, जहां जाना होता एकदम सटीक वहां पहुंच जाते, तो एक टाइम में पहुंच गया तो उसका खर्चा कम आया, ऑब्वियसली कम रेट में वो बेच सकता था, तो इसलिए चाइनीज बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे ट्रेड। दैट वाज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, समझ रहे हो ना? सो दीज आर स्निपेट्स ऑफ हिस्ट्री। आई मीन नाउ द क्वेश्चन दैट हैज कम अप इज दैट, है ना, कि यू नो पोलैरिटी का क्या हुआ। पता है क्या हुआ? जब पहली बार पोलैरिटी डिफाइन करने के बारी आया, ध्यान से सुनना इसको, तो उस समय तक ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो ज्योग्राफी में था। हो गया? अब पता है क्या हुआ कि जब हम मैग्नेट को लगाते हैं और वो पॉइंट आउट करता है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये फ्यू 100 किलोमीटर्स, ये जो गैप है ये फ्यू 100 किलोमीटर्स। अब चक्कर ये कि मान लो अगर एग्जैक्ट नॉर्थ की है और मैग्नेट हल्का से इधर उधर दिखा रहा है, उतना तो चलता है, तो नॉर्थ सीकिंग पोल बोला जाता था। यानी अगर मैं इस अर्थ के यहाँ पे एक मैग्नेट को टांग दूंगा, सपोज मैंने एक मैग्नेट को टांग, और मान लो ये दिखा रहा है नॉर्थ की तरफ, है ना, ये नॉर्थ है, तो बोला जाता था कि ये है नॉर्थ सीकिंग पोल, ये है साउथ सीकिंग पोल, ये अर्थ का ऐसे है, मान लो तो यहाँ पे रख देते, ये हो गया नॉर्थ सीकिंग पोल, ये साउथ सीकिंग पोल। ये डेफिनेशन दिया गया था, ये मैं कई सेंचुरी पहले की बात कर, लेकिन उस समय साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचा गया था, उस समय ज्योग्राफिक तरीके से सोचा गया था कि बस मुझे तो डायरेक्शन से मतलब। तो नॉर्थ सीकिंग पोल इसको बोला गया, इसको साउथ सीकिंग पोल बोला गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ से अट्रैक्टेड होता है और साउथ नॉर्थ से अट्रैक्टेड होता है। इतना कहानी उस समय नहीं पता था, और ना ही उस समय इतना कॉन्क्रीट नॉर्थ और साउथ का भी डेफिनेशन था। तो देयरफॉर पहले जो नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट बनाया गया था, ये हिस्टोरिकली हुआ। कैसे? नहीं, इसको नॉर्थ बनाया गया, इसको साउथ बनाया गया, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। बाद में जब फिजिक्स वाला हिसाब किताब बनाया गया कि भाई नॉर्थ तो साउथ से अट्रैक्टेड होता है और साउथ तो नॉर्थ से अट्रैक्टेड होता है, यानी अर्थ के इस पोल को फिर डेफिनेशन देना पड़ा मैग्नेटिक साउथ। क्यों? तभी तो नॉर्थ अट्रैक्टेड हो रहा है, ये प्रॉब्लम, और इसको भी डेफिनेशन देना पड़ा मैग्नेटिक नॉर्थ। अदरवाइज ये हमारे लिए भी थोड़ा सोचने में सहूलियत नहीं होता कि अगर इसको मैं मैग्नेटिक नॉर्थ बनाता, इसको मैग्नेटिक साउथ बनाता, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ के आसपास मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के आसपास मैग्नेटिक साउथ, ये होना चाहिए था। लेकिन ये डेफिनेशन के चक्कर में उल्टा हो गया, गड़बड़, इसलिए मैग्नेट अर्थ के ऊपर वाले पोल को बनाया गया मैग्नेटिक साउथ, बाद में बनाना पड़ा रहा था, और इसको बनाना पड़ा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये है पूरा इतिहास का जो है एक कह सकते हो फ्लो चार्ट, कि जिसके वजह से धीरे धीरे ये सब सारा मैग्नेटिक कंसेप्ट सेटल हो। तभी मैं बार बार कहता हूँ that the history of science is no less interesting than science itself। तो ये सब के पीछे लॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना। एनीवे, तो जो भी हुआ अब तो खैर वो सब खत्म हो गया, अब तो मामला आ चुका है। तो ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। अब मेरा क्वेश्चन बताओ, थीटा कहाँ पे जीरो होगा, ये बताओ जनरल आंसर। मैं अब देखता हूँ अभी कुछ कमेंट आया। Vedanta has asked, is there magnetic field present inside a conductor? The answer is yes, yes। क्योंकि अगर याद करके देखो, हमने अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले किया था ना, सॉलिड मेटल के अंदर, है ना, सॉलिड मेटल के अंदर अगर मैग्नेटिक करंट पास होता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। फॉर्मूला क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो वही चीज यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है ना। ध्रुव has asked कि थीटा हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो, ना ऐसे नहीं। जय गोयल has asked कि जहां पे नॉर्थ पोल ऑफ कंपास पॉइंट आउट करता है। चलो ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अनआंसर्ड रहने दो, कि हम थोड़ा सा इतिहास पे चले गए। वो जो क्वेश्चन आया था ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को अर्थ के कंटेक्स्ट में कैसे डिफाइन किया गया, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज में चले गए, तो कोई बात नहीं, इसको अभी रहने देता हूँ। ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विद दीस टू क्वेश्चंस अगेन। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को हम लोग और फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे ऑन मंडे। अभी तो मैंने बस इसको एक पर्सपेक्टिव दिया है एंड अ लिटिल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आल्सो। तो ऑन मंडे वी विल बिगिन विद दिस थिंग, क्या बोलते हैं,
कंटिन्यू विद द अर्थ मेडिसिन, ठीक है ना। मुझे बस एक चीज थोड़ा सा देखने दो, दैट इज, चलो ठीक है। और भी क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज 4 पॉइंट्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ज्योमेट्रिकल करके कुछ आंसर्स आ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी, इस डिस्कशन का भी यहीं पे होल्ड करते हैं। मैंने आंसर चॉइस तो भेज दिया है, तो उनको एक बार चेक कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट है तो मे बी वी कैन डिस्कस इट आल्सो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.